गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इस परीक्षा को ध्यान में रखकर भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, ऋग्वैदिक काल का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है। गोपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है ना? चार वेद, चारों वेद के अपने अपने वेद, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो आपसे पूछा गया है वह आपसे पूछा गया गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस मुख्य वेद से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में 4 आपको दिया गया है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद, है ना। पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, गोपथ किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा सही, डी। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बताइएगा अथर्ववेद, है ना। शेष 3 वेद की अगर बात कर ले, ऋग्वेद का कौशतकीय एवं मैत्रेय आपका आता है। कौशतकीय एवं मैत्रेय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय एवं शतपथ ये आपके यजुर्वेद के हैं। और सामवेद के तांड, पंचमी, जैमिनी, सदाशिव एवं छांदोग्य ये जब है इनके ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। तो इन चारों वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार घूमते फिरते जो है यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन देखिए 2 पेजों में हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान आपको देना होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, गुप्त वंश संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख है, मंदसौर अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है, और चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे है आपका उदयगिरि अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? यानी किस अभिलेख में यह लिखा गया है कि स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए होगा, भीतरी स्तंभ लेख। ऑप्शन ए आपका होगा। और याद रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पे है, तो गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर नामक स्थान पड़ता है। यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये स्तंभ लेख आपका स्थित है, स्कंदगुप्त के द्वारा निर्मित होगा, है ना। प्रयाग प्रशस्ति भी आपसे कभी कभी आपसे पूछ लेता है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करिएगा तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा रचित है ना। तो इतनी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना होगा। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या देखिए 3 में वल्लभी विश्वविद्यालय की लोकेशन आपसे पूछी गई है। बिहार है, बंगाल है, गुजरात है या फिर उत्तर प्रदेश है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, वल्लभी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है, ऑप्शन सी बताइएगा। यहाँ पे गुजरात में इसकी लोकेशन है। और अगर आपको याद हो तो जैन धर्म की जो दूसरी संगीति हुई थी, सभा हुई थी, या दूसरी जैन संगीति हुई थी, वह गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। तो अगर ये चीज़ अगर आपको याद है तो वल्लभी विश्वविद्यालय भी आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। सेशन का चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, रचनाओं का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रचनाओं को या किन रचनाओं को का लेखन हर्ष के द्वारा किया गया है ना। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना का लेखन जो है हर्ष के द्वारा किया गया है? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली, 4 रचनाएं आपको दी गई हैं। प्रियदर्शिका की बात कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कौन कौन सा हो सकता है, बाकी तो आप समझदार हैं। हर्षचरित जो है, अगर यहाँ पे देख लीजिए, हर्षचरित जो है यहाँ पे हर्ष की रचना नहीं है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हर्षचरित किसकी रचना है। निश्चित रूप से इस प्रश्न में ये तो आपका नहीं रहेगा। तब हर्ष ने क्या क्या लिखा है, तो हर्ष ने लिखा है 1 नंबर प्रियदर्शिका को, 2 नंबर नागानंद को, और 3 नंबर जो है रत्नावली को। अब आप सोच रहे हैं कि हर्ष नाम है, हर्षचरित नहीं लिखा है, बड़ी उटपटांग कंडीशन हो गई। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा हर्षचरित के लेखक कौन है। फिलहाल हर्ष के लिखे जाने वाले 3 रचनाएं 1, 2 और ये चौथा नंबर आपका है 4। 1, 2, 4 जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन आप कर दिया था, ए में ही आपको मिल जा रहा है 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 नहीं, सॉरी 3 तो नहीं है, 1, 2 और 4 ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1, 2 और 4 इन 3 की रचना जो है हर्ष के द्वारा की गई है। हर्षचरित की रचना कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे।
प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के शासन में लागू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। हार्डिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, है ना। अगर आपको ये मालूम हो कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था, तब इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको वर्ष मालूम हो और ये जो 4 आपके कार्यकाल दिए गए हैं, जो वायसराय दिए गए हैं, इनका कार्यकाल अगर आपको याद हो तो आप निश्चित रूप से इसका प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, रॉलेट एक्ट कब आया था, तो आप बताइएगा 1919, फरवरी 1919 वह अधिनियम जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील वाला अधिनियम कहा था, एक्ट कहा था, और इसका जगह जगह विरोध किया गया था, काला कानून कहा गया था, है ना। अब आता है फरवरी 1919 में। अब 1919 में जिसका कार्यकाल हो वह आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाना चाहिए। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है 1911 ईस्वी में आपकी होती है दिल्ली राजधानी बनाई जाती है। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल जो आपका है 1921, ये आपका जो है लॉर्ड रीडिंग, इन्हीं शासनकाल में जो है भारत की पहले विद्युत चालित ट्रेन चलती है। लॉर्ड मिंटो 1909, जिसमें कि आपका मार्ले मिंटो सुधार आता है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल अगर देखा जाए तो चेम्सफोर्ड जो आपका है 1916 से लेकर 1919 तक आपका है, और यही आपका अधिनियम जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होने जा रहा है। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रॉलेट एक्ट आता है, और इसी के समय जो है अप्रैल 1919 में जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका होता है। चलिएगा, प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है आपका क्या होता है, तो रॉलेट एक्ट अधिनियम, और साथ ही साथ जी हाँ। चलिए, प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 47 कब प्रभावी हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। कब प्रभावी होता है, 18 जुलाई से 18 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आपका यहाँ से हो जाएगा। प्रभावी कब से हुआ था, 18 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त सन 1947 को भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। भारत एक नए राष्ट्र के रूप में उदय होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा। फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये आपसे पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड लिटन, है ना। चार वायसराय, और चारों ही महत्वपूर्ण वायसराय हैं। निश्चित रूप से जो है इन चारों से प्रश्न आपके बनते हैं। मैं इनका इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे इस पर चर्चा करता हूँ। देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ही जो है 1905 ईस्वी में आपका होता है बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं किसके शासनकाल में हुआ था, आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, आप बताइएगा लॉर्ड कर्जन ने, है ना, पहली चीज। इसी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है आपका विश्वविद्यालय अधिनियम आपका पारित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो 1909, मार्ले मिंटो सुधार, इनके दिशा निर्देश में आपका आता है, और इसी अध्यादेश के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1909 कहिएगा या मार्ले मिंटो सुधार कहिएगा, इसी के तहत पाकिस्तान के निर्माण के बीज बो दिए जाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लॉर्ड डलहौजी अपेक्षाकृत सुधार वाला कार्यकाल रहा है, 1856, 1853, 1854। इसमें क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रथा अपनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, दत्तक पुत्र की अवधारणा, मतलब जिसके पास कोई भी उत्तराधिकारी ना हो, जिस राजा के पास, उसको जो है बिना किसी पूर्व सूचना के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, या राज्य हड़प नीति कहते हैं। ये किसने किया था, डलहौजी ने। इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में पहली ट्रेन आपकी चलाई जाती है। लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में पहली डाक व्यवस्था आपकी लागू होती है, और पहली सिविल सर्विस सेवा परीक्षा भी जो है आपकी लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में होती है। लॉर्ड लिटन की बात कर लीजिएगा, बहुत बेकार शासन इसका रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके शासनकाल में आया था। आर्म्स एक्ट आपका आया था, है ना। तो ये सब चीज़ें इन वायसरायों से बनने वाले क्वेश्चन होंगे। आज की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में गदर पार्टी का मुख्यालय था, ये आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट पार्टी है, हमेशा पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। किस शहर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क, कलकत्ता, सैन फ्रांसिस्को, या फिर नई दिल्ली। तो गदर पार्टी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में ये काम होता है, ये इनका मुख्यालय है। और 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा जो है इस पार्टी की स्थापना की जाती है, मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को था। चलिए,
आज के सेशन का जो आपका 9वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। 3 उग्रवादी विचारधारा यानी गर्मपंथी और एक नरमपंथी कौन है आपको बताना है। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता और लाला लाजपत राय, ये 4 याद रखिएगा। देखिए बाल पाल है ना, लाल बाल पाल, ये 3 लोग हैं। ला से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये 3 उग्रवादी समाज के जो है स्तंभ माने जाते हैं। ये इसमें जो सही उत्तर आपका होगा कौन नरमपंथी था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जिन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया था, इनको जो है क्या माना जाता है, नरमपंथी माना जाता है, या कहिएगा उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। 10वें की बात कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए और निश्चित रूप से आपका प्रश्न आपका बनता है। अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। ग्रैंड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। और यही वो दादा भाई नौरोजी हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे। पूछा जाए किस धर्म से रिलेटेड थे तो पारसी। पूछा जाए कितने बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है तो 3 बार बताइएगा, है ना। और याद रखिएगा यही वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपसे पूछा जाता है। इसी पुस्तक में इन्होंने जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय का पहली बार इन्होंने अनुमान लगाया था। तो इतने प्रश्न आपके बनते हैं दादा भाई नौरोजी से। चलिए प्रश्न संख्या अगर 11 की बात कर लीजिएगा, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में सबसे पहले हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। भूदान आंदोलन सबसे पहले है क्या, प्रणेता पूछे जाते हैं विनोबा भावे, बताइएगा। विनोबा भावे ऐसे व्यक्ति एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जीतने वाले पहले व्यक्ति आपके विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था आप बताइएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मेघालय से है। लोक नृत्य सभी प्रश्न आपका बन जाता है, लोहो, नाटी, बम्बो नृत्य या खानटूम, है ना। ऑप्शन ए आपका है राइट हो जाएगा, लोहो का संबंध जो है मेघालय से है, बाकी को आप मैचिंग करते रहिएगा। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना किस सिंधुकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। सिंधुकालीन सभ्यता या हड़प्पाकालीन सभ्यता, किस स्थान से हाथी दांत के साक्ष्य मिलते हैं या आपसे पैमाना मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल आपका स्थित है। यहीं से आपका डाक यार्ड का साक्ष्य मिलता है, बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है ना, युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं और हाथी दांत का पैमाना यहीं से मिलता है ना। फारस की मुद्राएं भी आपके यहीं से मिली हैं। कालीबंगा की बात करिए, राजस्थान में पड़ता है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पे है। क्या क्या मिला है, लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं। धौलावीरा कहाँ पड़ता है तो गुजरात बताइएगा। हाँ अभी आपका चर्चा में भी था, शायद यूएनओ की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। बनवाली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में है और इसके बारे में कहा जाता है गेहूँ के साक्ष्य जो है आपके यहीं से मिले हैं। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर चंबा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन ए, यहाँ पे श्रावस्ती हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है, यह आपसे पूछा गया है। अंग, कौशल, वज्र और मगध आपका उत्तर है और यहाँ पे जो प्रश्न होने जा रहा है समाप्त, सेशन आपका समाप्त होने जा रहा है, ऑप्शन ए अंग की राजधानी आपकी क्या है, चंपा है, आपको ध्यान देना होगा, है ना। बाकी 3 कौशल किसकी राजधानी थी, वज्र किसकी राजधानी थी, मगध किसकी राजधानी थी, कमेंट सेक्शन में आपको, मगध तो मैं आपको बता सकता हूँ पाटलिपुत्र की है, मगध की राजधानी है ना। बाकी 2 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।